गुड मॉर्निंग। आज हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और भारत के अफवाह तंत्र में हम सबसे पहले अफवाह तंत्र पढ़ते टाइम कुछ शब्द हमारे सामने आते हैं, उन शब्दों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद भारत का जो अफवाह तंत्र है उसका कुछ सामान्य परिचय बहुत ही संक्षेप में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन शब्दों की बात करें तो सबसे पहला शब्द हमारे सामने आता है अफवाह। अफवाह क्या होता है? कोई भी क्षेत्र का जल जब एक निश्चित मार्ग में आगे की ओर प्रवाहित होता है तो उसे अफवाह कहते हैं। कोई भी क्षेत्र का जल जब निश्चित मार्ग में आगे की तरफ प्रवाहित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अफवाह कहेंगे। और अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? जो मुख्य नदी होती है, ये मुख्य नदी है मान लो। अब इस मुख्य नदी की कुछ सहायक नदियाँ हो जाएंगी। जैसे मान लो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सहायक नदियाँ और मुख्य नदी मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती हैं वो तंत्र क्या कहलाएगा? अफवाह तंत्र कहलाएगा। अब ये मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियाँ एक क्षेत्र का जल है वो इकट्ठा करेंगी और इकट्ठा करके उसके मुहाने तक ले जाएंगी। अब वो मुहाना कोई महासागर भी हो सकता है, वो मुहाना कोई अंदरूनी झील भी हो सकती है, या स्थल के अंदर कोई ऐसा स्थलीय भाग भी हो सकता है जहाँ पर वो नदी विलुप्त हो जाए। तो ये पूरा का पूरा जो तंत्र होगा वो क्या कहलाएगा? अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अब अफवाह बेसिन की बात करें, ड्रेनेज बेसिन की बात करें, या रिवर बेसिन भी इसे कह देते हैं, इसे जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जितने क्षेत्र का जल एकत्रित करके उसे मुहाने तक पहुंचाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अफवाह बेसिन। तो ये मुख्य नदी होगी और ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। ये इस पूरे क्षेत्र का जल है वो एकत्रित करके क्या करती हैं? मुहाने तक ले जाती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र है वो इस मुख्य नदी का क्या हो गया? अफवाह बेसिन हो गया। वो इसका क्या हो गया? ड्रेनेज बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र। तो इसे कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। इस नदी का क्या कहेंगे? इसे कैचमेंट एरिया भी कहेंगे। तो कैचमेंट एरिया के दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो यहाँ 3 शब्द आपके सामने आए हैं। निश्चित दिशा में प्रवाहित होता हुआ जल क्या कहलाएगा? अफवाह कहलाएगा। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर जो तंत्र बनेगा वो अफवाह तंत्र कहलाएगा। और वो मुख्य नदी और सहायक नदियाँ जितने क्षेत्र का जल एकत्रित करके उसे मुहाने तक ले जाएंगी वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अफवाह बेसिन या कैचमेंट एरिया वो कहलाएगा। तो ये 3 जो मुख्य शब्द हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अफवाह तंत्र के महत्व की, तो ये चीज़ हमें पता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण काम है नदियों का वो क्या होता है? हमारे लिए जल की वो एक तरह से प्राइम स्रोत वो होती हैं। यानी कि चाहे हमारा घरेलू उपयोग के लिए जल हो, चाहे हमारा औद्योगिक उपयोग के लिए जल हो, कृषि के लिए जल हो, ये सारा जल है उसका एक बहुत बड़ा भाग हमें सतही संसाधनों से मिलता है। और उस सतही संसाधनों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? हमारी नदियाँ हैं। तो जल की आपूर्ति करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे लिए क्या है? ये अफवाह तंत्र ही है। इसके बाद अगर हम बात करें अफवाह तंत्र के दूसरे महत्व की, तो एक ये भी है कि ये इस्तेलाह करती हैं जो टोपोग्राफी हमारी होती है उस टोपोग्राफी को डेवलप करने में भी इनका काफ़ी योगदान होता है। जैसे कोई ऊंचा उठा हुआ भाग होता है वहाँ पर ये नदियाँ क्या करती हैं? उसका कटाव करती हैं। जबकि कोई नीचा भाग होता है वहाँ ये नदियाँ क्या करती हैं? अवसादों का जमाव करती हैं। तो एक जगह ये अपर्दन का कार्य करेंगी, एक जगह ऊंचाई वाले भागों में ये क्या करेंगी? अपर्दन करेंगी, और निचाई वाले भागों में ये क्या करेंगी? निक्षेप करेंगी। यानी कि जो टोपोग्राफिकल डेवलपमेंट है, जो स्थलाकृतियों का विकास है, उसमें भी अफवाह तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम देखते हैं कि जो पर्वतीय इलाके हैं, जो ऊंचे भाग हैं, वहाँ पर नदियाँ कटाव करके कैनियन, गोर्ज या वी आकार की घाटियाँ बना लेती हैं, दर्रे भी बना देती हैं, उनसे दर्रे भी बनते हैं बाद में। और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ये निक्षेप करती हैं और उससे भाबर, खादर, तराई, बांगड़ ये सब हमने पढ़ा था, ये बनाती हैं। इसके अलावा डेल्टा बनाती हैं। तो ये अफवाह तंत्र का महत्व है। तो मैदानों का जो विस्तार है
और मैदान किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी उपजाऊ मृदा के लिए जाने जाते हैं। तो मैदानों का विस्तार भी इस अफवाह तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा अगर इसके महत्व की बात करें तो जल विद्युत के दृष्टिकोण से हम देखें तो नदियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि इनके मार्ग पर कहीं कहीं हम जल विद्युत संयंत्र बना के उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नदियों पर बहुउद्देश्य बांध भी बनाए जाते हैं। ऐसे बांध जिनके कई उद्देश्य होते हैं, जैसे उनमें मछली पालन भी होता है, उनका उद्देश्य नौ परिवहन के लिए भी होता है, उनका उद्देश्य जो एक तरह से सिंचाई है और पेयजल की आपूर्ति है उसके लिए भी होता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है। तो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए जो बांध बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? बहुउद्देश्यीय बांध कहलाएंगे। तो वो भी अफवाह तंत्र का एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो ये इस दृष्टि से देखें तो अफवाह तंत्र है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वार्षिक जल उपलब्धता क्या होती है कि एक वर्ष में एक नदी है वो कितना जल बहा कर ले जाती है, उसका औसत, वो क्या कहलाएगी? वार्षिक जल उपलब्धता। तो उसमें सबसे ज़्यादा वार्षिक जल उपलब्धता भारत में किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। यानी कि ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा जल है वो एकत्रित करके उसमें सागर में डालती है। और ये भारत की बात है तो भारत का लगभग 33.8% भाग है औसत जल प्रवाह का, वो किस में शामिल होता है? ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद गंगा, गोदावरी और सिंधु नदियां हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है भारत का, वहाँ पर नदी नाले बहुत ज़्यादा हैं, बारिश भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण वार्षिक जल उपलब्धता वहाँ पर बहुत अधिक है। तो ये कुछ शब्द और कुछ सामान्य परिचय भारत के अफवाह तंत्र का था। इसके बाद हम भारत के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण पढ़ेंगे और वर्गीकरण में हम मुख्यतः 3 आधारों पर भारत का जो अफवाह तंत्र है उसका वर्गीकरण करते हैं। पहला आधार क्या है? अफवाह बेसिन के आकार के आधार पर। अफवाह बेसिन हमने पिछली जो स्लाइड थी हमारी उसमें पढ़ लिया था कि जितने क्षेत्र का जल वहाँ की मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ अपवाहित करेंगी वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? उसका अफवाह बेसिन या कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। तो उसके आकार के आधार पर भारत के अफवाह तंत्र को 3 भागों में, वृत्त नदी बेसिन, मध्यम नदी बेसिन और लघु नदी बेसिन में बांटते हैं। तो ये वृत्त नदी बेसिन क्या होती है? ऐसा अफवाह तंत्र जिसका आकार 20,000, ये के का मतलब यहाँ है 1000, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त नदी बेसिन कहलाएगा। यानी कि ऐसा अफवाह बेसिन जिसका आकार 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा हो वो क्या कहलाएगा? वृत्त नदी बेसिन। और ऐसे भारत में कितनी नदियाँ हैं? 14 नदियाँ ऐसी हैं जो वृत्त नदी बेसिन का निर्माण करती हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा है मध्यम नदी बेसिन, 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो बेसिन फैला हुआ होगा उससे किस में शामिल करेंगे? मध्यम नदी बेसिन में। और इसमें भारत की 44 नदियाँ आती हैं। और 2000 से कम अगर किसी नदी का अफवाह क्षेत्र होगा, अफवाह बेसिन होगा, तो उसे हम लघु नदी बेसिन कहेंगे। तो जो शेष नदियां भारत की हैं वो किस में आएंगी? लघु नदी बेसिन में आएंगी। तो ये पहला आधार था जिसके आधार पर हम भारत के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण करते हैं। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है? नदियों के उद्गम के आधार पर। तो भारत में नदियों का उद्गम है वो मुख्यतः 2 जगहों से होता है, हिमालय से और प्रायद्वीप से। तो इन्हीं के आधार पर इसे हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में विभक्त करते हैं। ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा होंगी, और वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का हिस्सा होंगी। उसके बाद जो आता है वो आता है जल विभाजक के आधार पर। अब इसे हम एक तरह से जो मुहाना है उसके आधार पर भी बांट सकते हैं, यानी कि किस सागर में वो जाती हैं उसके आधार पर भी। तो जल विभाजक बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके आधार पर विभाजन की अगर हम बात करें
तो इसके आधार पर पहला विभाजन है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी कि वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं वो किस अफवाह तंत्र का हिस्सा होंगी, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का। और ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में अपने जल को डालती हैं वो क्या कहलाएंगी, अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा वो होंगी। और फिर तीसरा आ जाता है आंतरिक अफवाह तंत्र। तो ऐसी नदियाँ जो ना तो अरब सागर में जाती हैं और ना वो बंगाल की खाड़ी तक अपना जल ले जाती हैं, बल्कि वो स्थल के अंदर कोई झील अगर हो या फिर किसी स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाएं, तो वो किस अफवाह तंत्र का निर्माण करेंगी, आंतरिक अफवाह तंत्र का। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान जो थार का मरुस्थल है उसमें कुछ नदियां हैं वो आंतरिक अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। राजस्थान के लगभग 60 से 62% भाग पर आंतरिक अफवाह तंत्र फैला हुआ है। हम यहाँ बात करें तो झुंझुनू और सीकर में जो नदी बहती है कांतली नदी, वो किसका भाग है, वो किसका प्रकार है, आंतरिक अफवाह तंत्र। वो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू में बहती हुई झुंझुनू और चूरू की सीमा के पास आके वो स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। तो वो अपना जल कहीं कहीं भी सागर तक नहीं ले जाती, तो वो किसका प्रकार है, एक तरह से आंतरिक अफवाह तंत्र का। ऐसे ही जैसलमेर में बहने वाली जो मसूरदी नदी है वो, फिर कुछ नदियाँ जो सांबर झील में गिरती हैं वो भी किसका निर्माण करती हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे रूपनगढ़ है, मैंथा है, ये नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र का, जो सांबर झील में गिरती हैं। तो ये जो जल विभाजक था उसके आधार पर भारत के अफवाह तंत्र का वर्गीकरण था। अब यहाँ एक शब्द है जल विभाजक। वो जल विभाजक आपको बताएं तो एक ऐसा ऊंचा भाग जिसके जो अफवाह को दो दिशाओं में बांट देता हो, तो वो क्या कहलाएगा, जल विभाजक कहलाएगा। ऊंचा भाग जो अफवाह को दो दिशाओं में बांट दे वो क्या कहलाएगा, जल विभाजक कहलाएगा। अब भारत के मैप में भारत का एक जो महान जल विभाजक है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर नदियाँ दी हुई हैं, जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत का जो जल विभाजक है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले बात करें तो ये एक मिनट, ये वाला भाग है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो शिवालिक हिमालय है, जो हिमालय की दक्षिणी शाखा है, दक्षिणी जो श्रेणी है वहाँ, यानी कि कालका और शिमला जो है वहाँ से ये जल विभाजक एक तरह से शुरू होता है। वहाँ से फिर ये जो मैदानी भाग है, ये जो मैदानी भाग है यहाँ पर वो कहाँ आता है, अम्बाला। अम्बाला एक शहर है, आपको ध्यान होगा। तो अम्बाला और सहारनपुर, मैदानी भाग में जल विभाजक कौन सा है, अम्बाला और सहारनपुर। तो ये शिवालिक से शुरू होता है और अम्बाला और सहारनपुर तक ये जल विभाजक आ जाता है। उसके बाद ये जो जल विभाजक है वो इस अरावली पर्वत में मिल जाता है। तो अरावली पर्वत के सारे ये जल विभाजक चलता है। उसके बाद ये यहाँ पर विंध्यन पहाड़ियों में चला जाता है। तो विंध्यन पहाड़ियों के साथ साथ ये पूर्व की ओर जाता है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एक है मैकाल पर्वत, यहाँ मैकाल पर्वत है, उस मैकाल पर्वत तक ये जाता है। मैकाल पर्वत तक ये जाता है। अब मैकाल पर्वत से ये वापस मुड़ता है यहाँ नर्मदा के दक्षिण से होता हुआ, और यहाँ जो पहाड़ी है वो कौन सी है, अजंता की पहाड़ियाँ। तो यानी कि यहाँ वापस ये पश्चिम की ओर मुड़ता है और अजंता पहाड़ियों के सारे चलता है। ये मैकाल पर्वत से पश्चिम की ओर अजंता की पहाड़ियों के सारे चलेगा, और उसके बाद ये पश्चिमी घाट के सारे होता हुआ कहाँ तक जाएगा, ये जो भारत का दक्षिणी बिंदु है और वो कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये भारत का क्या है, जल विभाजक है। कहाँ से शुरू होता है, शिवालिक से शुरू होता है, कालका शिमला के आसपास,
फिर मैदानी भाग में ये अम्बाला पहुंचता है, अम्बाला सहारनपुर, फिर ये अरावली में मिल जाता है। अरावली के बाद ये विंध्यन के सारे पूर्व की ओर चला जाता है, मैकाल पर्वत तक जाता है। मैकाल पर्वत से अजंता पहाड़ियों से होता हुआ ये वापस पश्चिम की तरफ जाता है और यहाँ पश्चिमी घाट में मिलके ये दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। अब यहाँ आप देखोगे तो ये पूरा भाग है और ये पूरा, ये गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र इस भाग से पृथक हो गया है। फिर ये विंध्यन है, तो इधर कुछ नदियाँ हैं जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, ये यहाँ दो नदियाँ हैं। ये कौन सी है? नर्मदा और तापी। और फिर ये इधर नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं सारी, तो ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी, तो ये इस पार्ट से क्या है? अलग हैं। तो ये भारत का क्या है? महान जल विभाजक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट अपना है वो क्या है? हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अंतर। तो ये अंतर हमने हिमालय पर अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अंतर किससे किया था? जो उद्गम के आधार पर हमने भारत का अपवाह तंत्र बांटा था उसके आधार पे। तो सबसे पहले इसमें अंतर की बात करें तो पहला अंतर तो उद्गम के आधार पर ये कि हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसकी जो अधिकांश नदियाँ हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसकी अधिकांश नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। फिर जो हिमालय की अपवाह तंत्र की नदियां हैं उनका अपवाह बेसिन या हम कहें उनका कैचमेंट एरिया, यानी कि जितने क्षेत्र का वो जल लेके जाती हैं सागर तक, वो क्षेत्र उनका क्या है? बड़ा है, यानी कि उनका अपवाह बेसिन क्या है? बड़ा है। तो हम देखेंगे कि जो हिमालय की नदियां हैं वो काफ़ी लंबी हैं, जैसे गंगा नदी है वो 2500 किलोमीटर तक है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो और भी लंबी है, सिंधु नदी है वो भी 2800 किलोमीटर के आसपास लंबी है। तो इन नदियों का जो अपवाह बेसिन है वो क्या है? बड़ा है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका अपवाह बेसिन क्या है? छोटा है। तो ये भी इनका मूलभूत अंतर है। ये ध्यान में रखना, ये अंतर वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनमें, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद हम बात करें जल प्राप्ति की, तो हमें पता है कि हिमालय जो है उसमें कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। वो ग्लेशियर पिघलते भी हैं, तो उनके पिघलने से जल प्राप्त होता है, उससे ये नदियाँ बनती हैं। तो जो हिमालय की नदियाँ हैं उनको हिमनदों से यानी कि ग्लेशियर से और वर्षा से, वर्षा ऋतु में किससे? वर्षा से, दोनों चीज़ों से इसको जल प्राप्त होता है। और दोनों से जल प्राप्त होने के कारण इसमें वर्ष भर, इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है, इसलिए इन्हें सदा नीरा नदियाँ भी कहते हैं। यानी कि साल के हर समय में इनमें कुछ ना कुछ जल रहता है, इसीलिए ये क्या है? सदा नीरा नदियाँ हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनकी ये विशेषता है कि उन प्रायद्वीप में कोई ग्लेशियर तो है नहीं, तो उनको जब वर्षा ऋतु नहीं होगी तो ज़्यादा जल नहीं मिलेगा, इसलिए ये नदियां हैं वो अधिकांशतः क्या है? मौसमी हैं। और वर्षा ऋतु में इनमें जल क्या होता है? ज़्यादा होता है, जबकि बाकी के समय में यहाँ पर जल की अपेक्षाकृत कमी पाई जाती है। अब जो हिमालय की नदियाँ हैं वो क्या है? युवावस्था में है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो क्या है? वृद्धावस्था में। तो ये आपने जब भौतिक भूगोल पढ़ा था तो उसमें डेविस और पेंक का अपरदन चक्र आपने जब पढ़ा है तब आपने देखा होगा कि युवावस्था और प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था की बात हुई थी। तो युवावस्था में जो नदियाँ होती हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है वो लंबवत कटाव, वो क्या करती हैं? लंबवत कटाव करती हैं। युवावस्था की नदियां हैं वो लंबवत कटाव करती हैं। और लंबवत कटाव क्यों करती हैं? क्योंकि वो ऐसे भागों से बहती हैं जिनका ढाल है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लंबवत कटाव करने के कारण इनकी घाटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? गहरी हो जाती हैं। जबकि जो वृद्धावस्था की नदियाँ हैं वो आसपास में या बगल में क्या करती हैं? ज़्यादा अपरदन करती हैं। और एक तरह से उनकी जो घाटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? उथली हुई होती हैं, वो कम गहरी घाटियाँ उनकी होती हैं। तो जो हिमालय की नदियाँ हैं वो हमें पता है कि तीव्र ढाल वाली पर्वतीय भागों से निकल कर आती हैं, उनमें जल भी ज़्यादा होता है, उनमें जल तेज़ गति से नीचे उतरता है, तो उनकी जो अपवाह क्षमता और अपरदनात्मक क्षमता है वो दोनों क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, जिस कारण वो लंबवत कटाव करती हैं। और वो क्या होती हैं? युवावस्था में होती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ हैं वो एकदम से
एक तरह से उनका फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस पे वो बहती है। और वो अपने अगल बगल में क्या करती हैं, अपने साइड में वो ज़्यादा अपर्दन करती हैं बजाय गहराई में। तो उनकी जो घाटियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं, कम गहरी होती हैं। तो ये उनमें अंतर मुख्य पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो युवावस्था में हैं, उनकी अपर्दनात्मक क्षमता अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो उनकी अपर्दनात्मक क्षमता क्या है, कम है। ये लंबवत अपर्दन करती हैं, इसलिए वी आकार की घाटी, कैनियन और गोर्ज का निर्माण करती हैं। एक तरह से आप जब देखोगे नदियाँ पहाड़ी भागों में होती हैं तो कई बार क्या होता है, ऊपर पहाड़ी से देखते हैं तब नीचे बहुत गहराई में नदियाँ हमें दिखती हैं। तो वो क्या करती हैं, पहाड़ियों को काट देती हैं और पहाड़ियों को काट कर जो गहरी घाटियाँ बनाती हैं जिनकी ढाल एकदम खड़ी होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, गोर्ज। और हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी ये पहचान है कि वो बहुत ज़्यादा गोर्ज बनाती हैं। अब चाहे सतलुज नदी हो, चाहे सिंधु नदी हो, ये बहुत गहरे गहरे गोर्ज बनाती हैं, बहुत गहरी गहरी घाटियाँ बनाती हैं। सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर में एक गोर्ज का निर्माण करती है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि उथली और क्रमबद्ध घाटियाँ इनकी हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अवसाद अपने साथ लेकर आती हैं, जिस कारण वो मैदानी और डेल्टाई भागों का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में करती हैं। जबकि जो ये प्रायद्वीप की नदियां हैं वो भी डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन उतने बड़े का नहीं जितने बड़े की ये हिमालय नदियां कर देती हैं। अब इसमें भी एक चीज़ ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, अगर इस स्लाइड में बात करें तो ये जो नदियाँ हैं ये जो पूर्व में बह रही हैं, यहाँ जो अपने जल का एक तरह से विसर्जन करती हैं, ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। लेकिन जो पश्चिमी तट पर नदियाँ आती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और डेल्टा क्या होता है कि सागरीय भाग में वो बहुत ही महीन पदार्थों का, बहुत ही महीन अवसादों का जमाव कर देती हैं। जबकि एस्चुरी क्या होती है कि जो नदियाँ तेज़ गति से सागर में मिलती हैं वो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो पश्चिमी जो तट की नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्व की ओर जो नदियाँ जाती हैं प्रायद्वीप की, वो छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। इसके बाद हिमालय की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से जब उतर के आती हैं तो वो मैदानी भागों में आती हैं, और मैदानी भागों में ढाल होता है वो क्या होता है, बहुत ही मंद होता है, और मंद ढाल होने के कारण वो विसर्प बनाती हुई चलती हैं। अब विसर्प क्या होते हैं, नदियाँ आपने देखा होगा ऐसे मोड़ बनाती हुई चलती हैं, ठीक है। तो ये उनके मोड़ हैं वही क्या कहलाएंगे, विसर्प कहलाएंगे। और ये क्यों बनाती हैं, क्योंकि कई बार जब नदियाँ मैदानी भागों में बहती हैं तो उनमें मैदानी भागों में ढाल बहुत कम होता है, जिस कारण विसर्प बनाना इनके लिए मजबूरी हो जाता है। तो ये विसर्पों का निर्माण करती हैं, और ढालमंद होने के कारण कई बार ये अपने मार्ग को भी बदल लेती हैं। हमने पढ़ा है कि कोसी नदी है वो बहुत ही ज़्यादा अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो कोसी नदी को इसीलिए बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये विसर्पों का निर्माण करती हैं और मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो कठोर संरचना में बहने के कारण विसर्प का निर्माण नहीं करती। प्रायद्वीपीय भारत हमें पता है कि आर्कियन की जो एक तरह से आग्नेय और कायंद्रित चट्टानें हैं, जो कठोर चट्टानें हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है, जिस कारण उनका कटाव है वो नदियाँ ज़्यादा नहीं कर पाती, और उसकी संरचना का ही अनुसरण उन नदियों को करना पड़ता है, जिस कारण वो विसर्पों का निर्माण नहीं कर पाती। तो ये भारत की नदियाँ जो हैं उनका सामान्य परिचय था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अफवाह के बारे में, वो हिमालय के जो अफवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो हम उनके 2 अलग अलग वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में।